हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। तो एक और नई क्लास में आपका स्वागत है मेरी। अभी मैंने करीब आधे घंटे तक वीडियो बनाई और वो मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। मुझे लगा स्टार्ट है लेकिन नहीं हुआ था स्टार्ट। वो मेरी बाई मिस्टेक से मेरे आधे घंटा भी वेस्ट हुआ, बट कोई नहीं, स्टार्टिंग से फिर से पढ़ते हैं। तो आज इस चैप्टर जो ये चैप्टर है वो है सिविक्स का, क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव। कल हमने पढ़ा था विविधता, और ये सीरीज़ जो है मैं जारी रखूँगा। 6th की जितने भी सिविक्स के चैप्टर होंगे या पॉलिटिकल साइंस के, जो बात एक ही है, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, बात सभी एक ही है। जितने भी चैप्टर्स होंगे 9, 10, 8 जितने भी होंगे सब पढ़ेंगे। फिर 7th पे आएंगे, 8th पे आएंगे, 9th पे आएंगे, 12th पे आएंगे। ठीक है, मतलब 6, 7, 8, 12 तक की क्लास जितने भी होंगी उन सब के हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। और उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन तक की ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम 6th क्लास की चैप्टर 2 पे पढ़ते हैं। कल हमने विविधता को समझा कि डाइवर्सिटी क्या होती है ना, पूरा डिटेल में समझा। मैंने वो 40 मिनट की वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी तो आपको देखना ज़रूर चाहिए। लेकिन आज हम विविधता के साथ भेदभाव भी देखेंगे, कैसे हमारे देश में जिस प्रकार से हमारा देश कई संस्कृति में बटा हुआ है, कई भाषाओं में बटा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर उस तरह से भेदभाव भी बढ़ता है, रहता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि संसार में 8 मुख्य धर्म है। आपको पता है, हिंदुइज्म जिसे बोलते हैं, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, यहूदी धर्म। तो कई 8 प्रकार के मुख्य तौर पर ये जो धर्म होते हैं वो हमारे देश में हैं। पूरे दुनिया में जो धर्म है वो आपको, उस धर्म के लोग, मानने वाले लोग आपको भारत में मिल जाएंगे। यही हमारी डाइवर्सिटी है। सिर्फ इस बेस पर डाइवर्सिटी नहीं है, हमारी डाइवर्सिटी सांस्कृतिक बेस पर है, भाषाओं की बेस पर है, वेशभूषा, खान पीन तक की उस पर विविधता। हमारी डाइवर्सिटी जो है हमारे देश में इन कई आधारित चीज़ों पर है। ठीक है, अब यहाँ पर 1600 से भी ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। लिखा है ना, 1600 से भी ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं, है ना। अब एक तरफ ये खुश होने का कारण भी है और एक तरफ नहीं भी है। अब यहाँ पर भेदभाव बताया गया है। विविधता जहाँ हमारे लिए गर्व की बात है कि भाई भारत इतना समृद्ध देश है कि यहाँ इतनी रिच कल्चर्स हैं, वहीं यहाँ पर जो है कुछ लोग जो होते हैं जिनकी संख्या कम है, जिनकी जनसंख्या कम है, या फिर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह भारत में ही रहते हुए काम करने गया और वहाँ उसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो हम आज इस चैप्टर में उस चीज़ की चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बात की गई है, पूर्व ग्रह। पूर्व ग्रह क्या होता है? पूर्व ग्रह होता है, हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह के लोगों के बारे में एक अपने मन में ख्याल बना लेते हैं कि भैया ये लोग तो बहुत बुरे होते हैं, या ये लोग तो भैया बहुत गंद मचाते हैं, या ये लोग तो भाई पिछड़े होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। यहाँ मैं किसी भी राज्य का नाम नहीं लूँगा, किसी भी जगह का नाम नहीं लूँगा। ऐसी धारणाएं लोग बनाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल चलो ले लेते हैं, क्योंकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। जो सच्चाई है मैं उसी चीज़ का लूँगा। फॉर एग्जांपल यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में लोग अधिकतर जो बिहार के, यूपी के लोग आए होते हैं, उनके बारे में गलत अवधारणा बना लेते हैं कि भाई ये लोग तो बड़े ही गंदे होते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं और कहीं पे भी थूक देते हैं, या फिर ये बहुत लोग गंद फैलाते हैं, या इनकी भाषा कितनी अजीब सी है ना, या फिर ये कितनी गाली गलौज करते हैं। ऐसा जो कि हम पहले पूर्व ग्रह बना लेते हैं, मतलब अवधारणा बना लेते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी जगह के व्यक्ति के बारे में पहले ही कुछ अपने मन में अवधारणा बना लेना। अधिकांश रूप से अवधारणा जो हम बनाते हैं वो नकारात्मक होती है। ठीक है, ये लिखा है ना, नकारात्मक होती है, जो कि सरासर गलत है। हमें कभी भी ये सब नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो यूनिटी है, हमारी एकता में दरारें आती हैं ये सब करने से। यदि आप एक एजुकेटेड बच्चे हो, एजुकेटेड व्यक्ति हो, तो आप ऐसी चीज़ें कभी नहीं करोगे, है ना। अब यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि ग्रामीण लोग और शहर में रहने वाले लोग, मतलब जो गांव के लोग रहते हैं और शहर के लोग रहते हैं, कि कैसे कैसे अवधारणा बन जाती है। गांव के लोगों को
इसमें लिखा है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आधे से ज़्यादा गांव में रहते हैं, और ये सच भी है। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो अधिकांश रूप से गांव में रहती है, ना कि शहरीकरण। हमारे देश का अभी तक शहरीकरण इतना नहीं हो पाया है, ठीक है। धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है देश का। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। ऐसा शहर के लोग अवधारणा बना लेते हैं कि भैया गांव के लोग जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जो कि गलत बात है। हमसे ज़्यादा स्मार्टफोन वो चलाते हैं, हमसे ज़्यादा उन्हें चलाना आता है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान वो होते हैं, है ना। अब ये मेरी पॉजिटिव सकारात्मक पूर्वग्रह है। ऐसी लोग नकारात्मक बनाते हैं। यानी क्या, फसल की बुआई कुटाई में समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग, शहर के लोग। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की स्थानांतरण करने की बाध्य होते हैं। मतलब जो गांव के लोग होते हैं वहाँ काम धंधा इतना नहीं हो पाता है, मुख्य तौर पर वो छोटा मोटा व्यापार करके या खेती बाड़ी करके उतना उनसे घर परिवार नहीं चल पाता है, तो वह शहर आके काम करते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो कि सच है कहीं ना कहीं, अब यहाँ पर बात करते हैं शहर के लोगों की। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, ऐसे गांव के लोग सोचते हैं। यहाँ के लोग बड़े बिगड़े हुए होते हैं, आलसी होते हैं, जो कि जरासर बिल्कुल गलत है। ऐसी अफगान कुछ होते होंगे, लेकिन ये गांव के लोग हमारे बारे में, जैसे शहर के लोग गांव के लोगों के बारे में पूर्व ग्रह बना लेते हैं, पूर्व अवधारणा बना लेते हैं, मन में ख्याल बना लेते हैं, वैसे ही ग्रामीण लोग भी हम शहर के लोगों के बारे में ऐसी अवधारणा बना लेते हैं कि भैया वो तो आलसी हैं, वो तो बिगड़े हुए होते हैं, है ना। परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, ये लिखा है ना, परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं। जरा सर ऐसी गलत बात है। शहर के लोग बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए में जाता है, आने जाने में खर्च हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन ये नकारात्मक अवधारणा होती है। आगे बढ़ते हैं। ये है लड़के और लड़कों की, थोड़ा बहुत हैंग हो जाता है यार मेरा लैपटॉप। नेक्स्ट है लड़का लड़की में भेदभाव। हाँ अब ठीक चल रहा है, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है। समाज में आपको पता है कि हमारे देश में कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कितना होता है ना। कई तरह की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले एक फेमस अवधारणा बताता हूँ, जो लोगों ने कई सालों से भारतीय समाज में बना रखी है, कि यदि कोई लड़का रो रहा होता है तो बोल दिया जाता है कि भाई लड़का होके रो रहा है, अबे लड़की थोड़ी है जो रो रहा है, आंसू तेरे टपक रहे हैं, लुगाई है क्या। ये सब बातें जो हैं बोली जाती हैं। शुरू से ही हमारे घर में जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो सब ऐसी अवधारणा लड़कों के बारे में बना लेते हैं कि भैया लड़के रोते नहीं हैं, उनके आंसू नहीं आने चाहिए, तो जो रोते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसी लड़कियों के बारे में कि लड़कियों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए और उन्हें घर के काम करना चाहिए, जो कि जरा सा बिल्कुल गलत बात है। ये जो बाधाएं हैं हमने तोड़ दी हैं। संविधान ने अब सबको अधिकार दे रखा है हर चीज़ करने का। ये भेदभाव लेकिन रहता है। दस्तावेजों पर हम कितना भी लिख लें, कानून बना लें, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में और उसको फॉलो करने में बहुत समय लग जाता है। सालों का समय, 70 साल तक का समय लग गया। आज भी ऐसी अवधारणा बनी हुई है। तो हम यही समझेंगे, ठीक है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं कि लड़का लड़की होने का अर्थ क्या होता है। आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें सच्चाई क्या है। अब देखिए, यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, नीचे दिए गए कथनों में तालिका की भरिए, अपने उत्तर कारणों में चर्चा कीजिए। वह बहुत सुशील है, वह बहुत सुशील है। बताइए लड़का होगा या लड़की होगी। ये लड़की होगी, ये लड़की की बात करी जा रही है, क्योंकि जब चरित्र की बात करी जाती है तो लड़कियों के सबसे पहले मन में अवधारणा लोग बनाते हैं। तो ये लड़की के बारे में बात करी जा रही है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। ये जो है ये दोनों में हो सकता है, लड़की में भी और लड़का में भी, ठीक है। यहाँ
वो भेदभाव नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वह बहुत सुशील है, इसमें भेदभाव नज़र आता है। लड़का सुशील भी हो सकता, लड़का भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये चरित्र के ऊपर बात करते हैं भेदभाव के लिए। तो ये लड़की को डेडिकेट होता है ऐसे कोट जो होते हैं, है ना। वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। अब आप कहोगे कि भाई बलिष्ठ की बात करिए, मतलब ताकतवर है, तो लड़के की बात हुई होगी। क्यों, लड़कियां ताकतवर नहीं होती? बट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हमने कर दिया है। हमने जो पूर्व ग्रह बना रखा है, हमारी उस मानसिकता ने इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, मतलब यहाँ लड़के की बात हो रही है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। वह शरारती है, शरारती, ये नकारात्मक है। ऊपर जो वह रूप शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, ये सकारात्मक था, सकारात्मक भेदभाव था लड़के को लेकर, लड़की को लेकर। वह शरारती है। अब ये नकारात्मक है, लड़की शरारती नहीं होती है ऐसा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना चरित्र के ऊपर बात हो रही है। वह नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है। नृत्य और चित्रकारी किससे रिलेटेड है? लड़कियों से रिलेटेड है। यही चीज़ अगर लड़का करे तो कहीं ना कहीं समाज में बोला जाता है कि नाचने वाला है, वे कैसा है, लड़की है ये तो, है ना। गलत अवधारणाएं, नकारात्मक अवधारणाएं, नकारात्मक पूर्व ग्रह मानसिकता हमारी जो है शुरू से बनी हुई है। तो ये लड़की के लिए है, ये है लड़की के लिए। मेरे पे पेन टैब नहीं है गाइस, उंगली से ही अपना माउस पे जो है लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये है लड़की के लिए। वह रोते नहीं हैं। ये किसके लिए बताओ? अभी मैंने पहले बताया ना, रोते नहीं हैं मतलब लड़के नहीं रोते हैं। तो ये नकारात्मक एक पूर्व ग्रह है। वह उद्यमी है, ये भी लड़के के लिए है। वह खेल में निपुण है, ये भी लड़के के लिए है। वह खाना पकाने में निपुण है, ये लड़की के लिए है, क्योंकि हमने पूर्व ग्रह बना रखा है। हालांकि ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो ये हमने जेंडर बेस बाइस्ड है ना, एक तरफा भेदभाव जो हमने कर रखा है, यहाँ उस एक्टिविटी को दिया गया है। हमारे दिमाग को ये चेक कर रहा है कि हमारे में कितना भेदभाव है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। आप कहोगे कि नहीं भाई मैंने तो लड़के को बताया हुआ है खाना पकाने में निपुण है, ये लड़का हो सकता है। नहीं बेटा नहीं, तुम एक दो हो सकते हो, लेकिन 100 लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए लड़की ही चुनेंगे। वह भावुक है, ये भी लड़की के लिए है। तो ये जो है कुछ एक्टिविटी दी है एनसीईआरटी बुक ने हमें सीबीएसई की, जो कहीं ना कहीं एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है करनी। तो मैंने इस चीज़ को आपको समझाया, है ना। ये छोटे मोटे पिक्चर्स बना रखे हैं, इसको पढ़ते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ा हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी कोई बहुत कुछ कहाँ, कभी मैं उदास हो जाता हूँ। अब देखो किसी कोई लंगड़ा होता है ना, हम लंगड़े को, कोई भी लंगड़ा हो गया, अंधा हो गया, हम कभी भी उसको ऐसे नहीं बोलेंगे ए लंगड़े, ये गलत बात है। हम किसी भी व्यक्ति को ऐसा फील कराते हैं कि वो बंदा स्पेशल है ना, कराते हैं। लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो डायरेक्ट उस चीज़ पर टारगेट करते हैं जिससे वह बुरा मान जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी फिज़िकल डिस्क्रिमिनेशन की बात करिए, पहले हमने पढ़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिज़िकल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो ये एक करेक्टर है जो कि बता रहा है कि भैया मैं लंगड़ा हूँ, मेरी बोली भी लड़खड़ाती है, मतलब हकला के बोलता हूँ, और मैं उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। एक यहाँ पे है, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों में छिप जाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे एक लड़की है जो व्हील चेयर पर बैठी है, और इससे लोग बोलते हैं कि यार तुम हमसे कितना अलग दिखती हो। क्या पता वो मजाकिया रूप में बोल रहे हो। और इस चीज़ को देखते हुए यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा लंगड़ा बचपन से हो, व्हील चेयर पर चल रहा हो, वो बड़ा होता है, तो उसके मन में वो धारणा बन जाती है कि यार मैं क्यों पैदा हुआ, क्योंकि वो बचपन से ही उस चीज़ को भेदभाव देखता आया है, जो कि गलत बात है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यदि किसी सामाजिक तरह से उन्नति करनी है तो ऐसे लोगों को भी देखना समाज का काम है, नागरिकों का काम है। ऐसे लोगों को इक्वल दर्जा दिया जाए,
एक समान दर्जा दिया जाए। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, ये व्हील चेयर पे बच्चा है, ये एक ड्राइंग बना रहा है, एक क्वेश्चन है, क्या उसका दिमाग सही है? ये जो क्वेश्चन है वो आम लोगों के द्वारा पूछा गया है, जो बिल्कुल शरीर से तो ठीक है, दिमाग से बेवकूफ़ है। अब इस लड़के ने बोला सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है ना? अरे कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसका मतलब ये थोड़ी है वो दिमाग से भी बेवकूफ़ है, नहीं। स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना बड़ा वैज्ञानिक था, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड थी और वह व्यक्ति कितना महान वैज्ञानिक बना, जिसने फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है, एस्ट्रोलॉजी फिज़िक्स में। अब यहाँ बताया गया कि ऊपर के चित्रों में बच्चे उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज के उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं खास ज़रूरतों वाले बच्चों, उनको खास मैंने मतलब स्पेशल चिल्ड्रंस, स्पेशल लोग, ऐसी भाषाओं का जो है प्रयोग करा जाता है। आज सरकार ने बताया, जागरूकता फैलाई, उनके बारे में लोग पूर्व ग्रह का ये बड़े अक्षरों में दिया गया है कि साथ में उनकी अपनी भावनाएं विचार भी दिए गए हैं, ठीक है, पता नहीं विचार दिए गए हैं, उनकी भावनाएं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं को बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा मैंने कर दी है जिससे कि आपको समझ आ गया है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, ये इसके ऊपर वाली जो एक्टिविटी थी, अब देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों और पुरुषों के लिए, जो मैंने बताया था बिल्कुल ठीक है, के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिरने पर चोट लग जाती है तो माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं वह यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। अब वो भी बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे तो वो भी अपने बच्चों को ये सिखाएंगे। तो ये जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन आगे दर पीढ़ी होता रहता है, जो कि हमें स्टॉप करना पड़ेगा इस चीज़ को। यदि कोई व्यक्ति की फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस बाहर आ रहे हैं, तो वो झलकने चाहिए, दबाने नहीं चाहिए। अगर जो व्यक्ति ऐसी चीज़ें करता है तो उससे मेंटली जो प्रेशर पड़ता है बॉडी पर वो बहुत खतरनाक होता है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों को दोनों को कभी रोने में मना करता है, रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक सीख जाते हैं, अपने सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो दूसरे से उसे चिढ़ाएंगे और मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने अपने आप को रोक लेता है। एक कविता है, कविता भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद पहले हम ये कंप्लीट कर लें। देन हम लगातार ये सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। अब देखो, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि भैया लड़के तो ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे होती हैं। ये क्या है? ये रूढ़िवादी धारणा है जो हमने पहले ही बना ली है, हमारे पूर्वजों द्वारा बना ली गई है। हमारे आसपास के जिस एरिया में हम रह रहे हैं, एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, उसने पहले ही इतनी रूढ़िवादी धारणाएं बना ली हैं जेंडर बेस्ड, लिंग को लेकर, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, जो कि गलत है, दरअसल गलत है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छा होती है, हम उसको लेकर किसी भी तरह की धारणा बनानी गलत बात है। बिना सोचे समझे मान लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। अब देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम अपनी नहीं सोचते, अपने खुले दिमाग से नहीं सोचते। अबे भैया, जो चीज़ मान लो मेरे यहाँ चोट लग गई तो मैं तो रोऊंगा भैया, मैं तो रोऊंगा। सामने वाला बोल रहा है भाई लड़का है, रो क्यों रहा है? भाई भैया, चोट मेरे लगी, मैं रोऊंगा नहीं तो तू रोएगा, है ना? सही बात है। तो यही इसमें बताया गया है, रूढ़िवादी धारणा बनाना। जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। अब देखो, कंजूस का एक शब्द लिखा है, कंजूस। मैं बनिया हूँ, मनीष गुप्ता जो होते हैं बनिया होते हैं। बनियाओं को लेकर अब धारणा बनी हुई है समाज में कि हम कंजूस होते हैं। हालांकि पैसा बहुत होता है हम पे, लेकिन ये धारणा बना रखी है लोगों ने कि तो बड़े कंजूस होते हैं, पैसे दुबका के रखते हैं।
मर्रे भी होते हैं ना तो उस दिन भी दुकान खोलते हैं। ये धारणा बना रखी है लोगों ने, जो कि हमें कहीं ना कहीं बुरा लगता है। मुझे बुरा लगता है जब हमें कोई कंजूस बोलता है। तो यही उसी चीज़ के लोगों एनसीईआरटी इस किताब ने बड़े ही अच्छे से बताया गया है कि रूढ़िवादी धारणाएं समाज में भेदभाव पैदा करती हैं। अब जो व्यक्ति मुझे इस चीज़ को बोलेगा मैं तो उससे चिढ़ूंगा, हमारे बीच में क्लैशेस होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। यही कारण है कि बड़े लेवल पर ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो हैं बड़े लेवल का रूप ले लेती हैं और दंगे फसाद होते हैं। धर्म आदि में कंजूस अपराधी बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में, वैसे पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बना वाजिब नहीं है। पता है ना, वाजिब नहीं है कि भैया हर बनिया कंजूस है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। तुमने बना लिया यार, रूढ़िवादी धारणा बना लिया, अब उसको चेंज करो ना। चेंज हम बदलाव ला सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, कोई और नहीं लाएगा। अनपढ़ तो इस चीज़ को बढ़ाएंगे, लेकिन पढ़े लिखे इस चीज़ को रोक सकते हैं। हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे अलग व्यक्ति के तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं जो दूसरे से अलग हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोग एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देते हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणा हम ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में है। अब मान लो हमारे देश में बहुत लंबे समय तक एक धारणा बनी थी कि जो ये जहाज उड़ते हैं ना, हवाई जहाज, ये लड़कियों के बस की बात है ही नहीं। ऐसी धारणा बना रखी थी जो कि बिल्कुल ही गलत थी। कोई लड़की फिजिकली ताकतवर है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, पढ़ने में अच्छी है, वो सारे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पायलट बनने के पूरे कर रही है और उसको बस इस बात पर रोक दिया जाए कि वह एक लड़की है, तो बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल ही गलत है। इस चीज़ के लिए लंबे समय तक लड़ाई करनी पड़ती है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है ये, फिर हमें कहीं ना कहीं अधिकार मिलते हैं। ये हम शुक्रगुजार हैं संविधान का, अपने भारतीय संविधान का। हर तरह का हमें आज़ादी दी है, अधिकार दिया है, पढ़ने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, है ना। पर अब ये जो धारणाएं हैं उनको हम कैसे मार सकते हैं, जब हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे समाज में। अब ऐसा अधिकांश रूप से कम होता जा रहा है, कम नज़र आता है कि लड़कियों को उनके जिनमें उनकी काबिलियत है उस काम को करने से रोका जाए। होता है, बहुत जगह होता है, लेकिन कम हो गया है काफ़ी हद तक। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कविता पढ़ना भूल गया। कविता है कि क्या है ये? वह कोमल है, मृद स्वभाव की है, वह बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को, अच्छा ये जो ऊपर एक लाइन दी होगी उसके बारे में बताया गया है। देखो, किताब आपके पास है, आप उसको खोलिए, उसका एक टाइटल पढ़ लिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा है असमानता एवं भेदभाव, लिखा है असमानता एवं भेदभाव जो लिखा है, आप बस इतना पढ़ लीजिए। यदि आपकी इच्छा है आप अपनी किताब में पूरा पढ़ लीजिए, नहीं समझ आ रहा तो मैं बैठा हूँ समझाने के लिए, वरना बस इतना पढ़ लीजिए कि भैया 6 पेज नंबर पे मनीष भैया असमानता और भेदभाव के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब मेरी सुनिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए, उसको समझिए। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रह और रूढ़िवादी धारणा, बताया मैंने। भेदभाव कब होता है? जब लोग पहले से ही किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में ख्याल बना ले, भैया ये तो ऐसा होगा, ये वैसा होगा, तभी तो भेदभाव बढ़ता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, ये कि कुएं या हैंडपंप से पानी पीने। मान लीजिए एक गांव है जहाँ सवर्ण लोग रहते हैं, सवर्ण मतलब अपर कास्ट के लोग रहते हैं, और वहाँ एक कुआं है या वहाँ है एक स्कूल है जहाँ लोअर कास्ट लोग भी रहते हैं और वह पढ़ना चाहते हैं, और अपर कास्ट के जो लोग हैं वहाँ उन्हें रोकते हैं कि भैया नहीं, ये गलत बात है, तुम इस सांसें नहीं ले सकते, ये तो गंदा हो जाएगा। अगर आप हमारे स्कूल में आ जाओगे तो पूरा स्कूल जो है पवित्र हो जाएगा, है ना।
या कुएं से पानी पियोगे तो पानी गंदा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो बोलें उन्हें उठा के जूता जितनी तेज़ी से मार सको उतनी तेज़ी से मारो, तुरंत विरोध करो ऐसे लोगों का, बिल्कुल गलत बात है। डिस्क्रिमिनेशन अपर कास्ट लोअर कास्ट होते हुए आया है, लेकिन अब काफ़ी हद तक लोग इस चीज़ को लेके जागरूक हो चुके हैं, है ना। तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि भैया यदि कोई नेचुरल चीज़ है, यदि पढ़ाई एक नेचुरल चीज़ है, पढ़ने का अधिकार सबको होना चाहिए, एक नेचुरल चीज़ है। पानी पीने का अधिकार सबको होना चाहिए, एक नेचुरल चीज़ है। जीने का अधिकार एक सबको होना चाहिए, एक नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। तो उससे वंचित रखने के लिए कुछ विशिष्ट या स्पेशल लोग कैसे कुछ ऐसे कानून बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ये धरती तो सबकी है, प्राकृतिक रूप से हवा सब ले रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप यदि करें कि पिछले पार्ट में समीर और एक समीर दो दूसरे भिन्न भिन्न थे। पिछला एक पार्ट था, यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। पिछले पार्ट में कहानी थी जिसमें दो समीर थे। एक समीर वह जो साइकिल से अमीर था, पढ़ना लिखना आता था उसे, और साइकिल से आता था, ट्रैफिक लाइट रेड लाइट होती थी तब एक और समीर आता था जो न्यूज़पेपर बांटता था, जो गरीब था, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो उसको न्यूज़पेपर डेली बेचता था। तो वो कहानी अलग है, उसको पढ़ना, उस वीडियो को देखना तो आपको समझ आएगा। मैंने बताया है, शॉर्ट में बताया, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, स्किप करके देखना। वो पार्ट 1 घंटे के 40 मिनट की वो वीडियो है, उसमें पढ़ लेना क्या बताया मैंने, ठीक है। तो वही समीर, उसमें भी भेदभाव की बात करी गई। उसमें बताया गया कि भैया एक व्यक्ति, एक समीर नाम का व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है, और एक समीर नाम का व्यक्ति जो कि अनपढ़ है और वो बहुत भोला भाला है। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग अलग था। वो जो समीर थे ना, दो समीर थे, एक समीर हिंदू था, एक समीर मुसलमान था। जो अखबार बांट रहा था, गरीब जो था वो मुसलमान था, और जो अमीर था वो समीर हिंदू था, ठीक है। पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है, एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग भिन्न भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि के मानते हैं। दोनों समीर एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी। अब वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था, मैंने बताया ना, डिस्क्रिमिनेशन कई तरीके के होते हैं। रूढ़िवादी डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, भेदभाव होता है कि भैया पहली जो हमने धारणा बना ली है। एक चलन होता है कि समाज में चलन चल रहा है कि लोअर कास्ट अपर कास्ट। एक होता है आर्थिक रूप से, मान लो दो ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण अमीर है, बहुत पैसा है, एक ब्राह्मण गरीब है, बहुत कम पैसा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो दो ब्राह्मण हैं तो वो यूनिटी में रह सकते, नहीं रह सकते। अमीर उस गरीब ब्राह्मण को दबाएगा। हम यहाँ एक ब्राह्मण का नहीं, किसी भी व्यक्ति का उदाहरण ले सकते हैं। मान लो एक अमीर बनिया है या गरीब बनिया है, या फिर कोई लोअर या एससी समाज का कोई व्यक्ति है जो अमीर है, वो अपने से जो नीचे समाज, अपने ही साथ का जो एक एससी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है उसकी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि भैया वो सोच रहा है कि भैया वो पैसा मैंने कमाया है ना। तो ये आर्थिक रूप से डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये भी देखने को समाज में मिलता है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, आर्थिक, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, रिलीजन बेस पर डिस्क्रिमिनेशन के कई मुख्य बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आपको जो सीधा सीधा पढ़ना है, इतना डीप में नहीं जाना, उसके लिए आपको बहुत समय पढ़ने के लिए, ठीक है। नाई है तो असमानता, वह बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े मूल जरूरतों के काफ़ी पूरा साधन ऐसे नहीं होते हैं, वही गरीब और अमीर वाला। इस कारण दफ्तरों, स्कूलों में कुछ लोग समानता के आधारित दोनों ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा है और वो बीमार है, तो वो सरकारी में ना जाके प्राइवेट में जाना पसंद करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो तुरंत इलाज करा लेगा। वहीं एक व्यक्ति है जो गरीब है, पैसा नहीं है, सरकार ने उसके लिए इंतज़ाम तो कर रखा है सरकारी अस्पतालों का, लेकिन जब तक उसकी हालत इतनी ख़राब है उसको डायरेक्ट उसका इलाज नहीं होगा, बजाय एक अमीर व्यक्ति के एक निजी अस्पताल में जाके तुरंत इलाज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सरकारी अस्पताल है वहाँ और भी लोग लगे हुए हैं लाइन में, तब तक उसकी और हालत ख़राब हो जाएगी, क्या पता उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये
आर्थिक बेस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन है। या तो स्कूलों को एकदम फर्स्ट क्वालिटी बना दीजिए, है ना, निजीकरण वाला, जैसे निजी अस्पताल होते हैं, वो भी अलग मुद्दा है। यहाँ पे अभी हम आर्थिक भेदभाव की बात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा डीप में चला जाता हूँ थोड़ा बहुत, जो कि नहीं जाना चाहिए। समय के साथ सब कुछ पढ़ाना चाहिए जो मैं पढ़ाऊँगा। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों की तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस तरह के कारण ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। ये जो मैं बता रहा था शेड्यूल कास्ट SC, यहाँ पे बताया गया है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हरिजन भी बोला जाता है, जो कि गांधी जी द्वारा दिया गया शब्द था। हरिजन का मतलब होता है भगवान के लोग, हरि के लोग। दलित का यूज़ कर सकते हो आप वर्ड, हरिजन बोल सकते हो। वह इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो दलित लोग होते हैं ना, वह अपने आप को दलित से ज़्यादा अछूत, पहले लोग उन्हें अछूत बोलते हैं। अछूत मतलब यार जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। ऐसे कैसे यार, कोई इंसान है। एक तरफ तुम एक बच्चे को प्यार कर रहे हो जो कि तुम्हारे समाज का है, दूसरी तरफ सेम रूप हूबहू वही व्यक्ति, वैसे ही दिखने वाला बच्चा, प्यारा सा बच्चा दूसरे समाज का है, नीचे समाज का है, उसे तुमने अछूत बना दिया। गलत बात है ना भाई। भैया भगवान ने आंखें सेम दी हैं, कान सेम दिए, शकल सेम दी है, चमड़ी सेम दी है, तो तुमने कैसे उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जब भगवान ने डिस्क्रिमिनेट नहीं करा। वही बात बोली गई है, तो उन्हें अछूत बोला गया था। तो अछूत से ज़्यादा अब किसी व्यक्ति को तुम्हें मुझे कोई अछूत बोले, तू तो अछूत, तू तो छूने लायक नहीं है, तो मुझे कितना बुरा लगेगा, है ना। तो हम जैसे लोगों के लिए एक विशिष्ट लोग रख दिया कि दलित बुलाया जाए। इन लोगों के लिए दलित, इन लोगों को दलित बोला जाए, हरिजन बोला जाए, है ना। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द जैसे का इस्तेमाल करा था। दलित का मतलब होता है जिसे दबाया गया हो, इतिहास में कुचला गया हो। दलितों को अनुसार यह सब दर्शाता है कि सामाजिक पूर्वग्रह और भेदभाव ने दलितों लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट। रूढ़िवादी धारणा या भेदभाव में क्या अंतर है? रूढ़िवादी धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है आपके अनुसार? जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे क्या महसूस होता है? भैया सीधी सी बात है, यदि आपको कोई गलत सलत बोलेगा, सिवा बस आपके साथ कोई भेदभाव होगा, कितना गुस्सा आएगा। आप उसे मारने की कोशिश करोगे या फिर गाली दोगे या फिर कुछ भी करोगे, लेकिन आपको वो बुरा लगेगा तो ऑन द स्पॉट आप कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। सेम जो चीज़ एक दलितों के साथ हज़ारों सालों से होती आई, अब आप सोचो कितना उन्हें बुरा लगता होगा। वो तो धन्य है भीमराव अम्बेडकर साहब जी का, जो जन्मे इस पावन भारत की भूमि पर। लिखा है ना, भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महानायक बोला जाता है इन्हें, कि जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनके 1901 में हुआ था, जब वह केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ किताब मिलने गए। बड़ी देर बाद, अच्छा ये कहानी मैं बताता हूँ, ये कहानी क्या थी। एक स्टेशन मास्टर था, अम्बेडकर साहब जी को लेट हो रहे थे, वे अपने गांव के लिए निकलना था। तो वो जो मास्टर था वो ऊंची जाति का था। अब ट्रेन जो है उनकी किसी वजह से, उनको टिकट उनके पास पूरी थी ट्रेन की, है ना। सूट बूट पहने होते हैं अम्बेडकर जी, और वह स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि जी ये ट्रेन कब तक आएगी, है ना। तो स्टेशन मास्टर को लगता है यार ये तो बड़ा प्रिविलेज लोग हैं, मतलब कोई शाही परिवार से, अमीर परिवार या ऊंची जाति के परिवार से कोई व्यक्ति लग रहे हैं। अब स्टेशन मास्टर उनसे जब नाम पूछते हैं, उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है, हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोनों से कोई नहीं पूछ पाया। हमें पता नहीं कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। उन्हें पता नहीं था कि भैया कोरेगांव कैसे पहुँचना है। टिकट थी उनके बाकायदा। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, मतलब अम्बेडकर साहब ने पहन रखे थे। हमारे कपड़ों पर बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत हैं। नीचे ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। मतलब स्टेशन मास्टर को ऐसा लगा कि भैया ब्राह्मण के बच्चे परेशान, ऐसे कैसे, मैं मदद करता हूँ।
जैसा कि हिंदुओं में होता है ही है। स्टेशन मास्टर ने हमेशा पूछा कि हम कौन, बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हम महार हैं। देखो, आपने कभी नोटिस करा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने नोटिस करा, जब लोग मेरे से नाम पूछते हैं ना, मनीष भाई तेरा नाम क्या है, मैंने कहा यार मेरा नाम मनीष है। जब मैं किसी अजनबी से मिलता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे से कभी पूछते हैं कि भैया तेरा पूरा नाम क्या है। जब वो व्यक्ति मेरे से पूरा नाम पूछता है ना, तब मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरी जाति पूछना चाहता है। तो मैं उसे अपना नाम ही बताता हूँ, मनीष। फिर जब वो ज़्यादा व्यवस्थित करते तो बोलना पड़ जाता है भाई मनीष गुप्ता, तब उसको रिलैक्स होता है, हाँ भाई ये बंदा अपर कास्ट का है। जो कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये कास्ट जैसी चीज़ें कोई होती है। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से एक समान है। हाँ, मेरा धर्म हिंदू हो सकता है, मैं हिंदू मानता हूँ अपने आप को, वो बात अलग है, लेकिन मैं अपने आप को डिवाइड नहीं मानता। हमारी जाति का अलग इतिहास रहा है, दलितों की जाति का अलग इतिहास रहा है, प्रत्येक जाति का अलग इतिहास रहा है, उस पर गर्व करना एक अलग बात है। अब यहाँ बात आते हैं हम, जब उन्होंने बताया महार, अम्बेडकर जी महार समाज के थे। महाराष्ट्र में महार जो समाज है वह नीची जाति में काउंट होता है। बम्बई प्रांत में महार समाज अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का सा लगा, मतलब किसको लगा धक्का? स्टेशन मास्टर को। वो भुचक के रह गए, उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आया। हमने देखा कि एक अजीब सी घृणा भावना उन पर हावी होने लगी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे के वापस चले गए। हम वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिपसा गया। पिता आए नहीं थे और ना ही नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे, अच्छा, ये कहानी ख़त्म होने के बाद ये जीवनी दे रखी है अम्बेडकर जी की, हम वो पढ़ेंगे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। स्टार्टिंग में जब स्टेशन मास्टर ने उनके साथ अच्छे से बर्ताव करा था तो बहुत खुश थे कि भैया वाह कितने अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वह नीची जाति का, उन्होंने जैसे ही डिस्क्रिमिनेशन करा तब वो बच्चा भी उदास हो गया। वो बच्चे से मतलब अम्बेडकर साहब उदास हो गए। हम क्या सोच रहे हैं? हमने कहा कि अगर हम किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो। अब उन्होंने फिर से गए मैं स्टेशन मास्टर पे, उन्होंने बोला कि भैया हमें किराए पर ही एक बैलगाड़ी दे दीजिए, हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कोई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको पता चल गया था। कोई भी हमें गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी ले जाकर अपने गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे। पैसे भी थे अम्बेडकर साहब पे, लेकिन लोगों की मानसिकता इतनी गिरी हुई थी। उनकी भी गलती नहीं थी, उस समय एजुकेशन इतना नहीं था। लेकिन जो एक स्वाभाविक भावना होती है वो होनी चाहिए लोगों में। इसलिए बोलते हैं ना, एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों में मोल तोड़ कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत ये इसका स्रोत क्या है, इस कहानी का स्रोत क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक राइटिंग एंड स्पीच खंड 12 संपादन वसंत मूल बम्बई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, ये इनकी किताब है डॉक्टर अम्बेडकर जी की राइटिंग एंड स्पीचेस, वहाँ से लिया गया है। ऊपर आते हैं, अम्बेडकर जी की कहानी पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव जी का जन्म जो था 1891 से में हुआ था और 1996 में वह स्वर्गीय सिद्धार्थ गए थे। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाते हैं। हमारे भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और वह दलितों के बहुत बड़े नेता थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत माने जाते थे। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उनके बच्चों के वही काम करना पड़ता था जो वह खुद करते थे।
उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। मतलब ऐसा था कि भैया राजा का बेटा राजा ही बनेगा। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, कूड़ा उठाने वाला है, तो उसका बेटा कूड़ा उठाने वाला ही बढ़ेगा, चाहे वो उसमें कितना भी टैलेंट हो, कितना भी कुछ हो। ऐसी पहली समाज हमारा बना हुआ था। बड़ा ही रूढ़िवादी समाज था हमारा। हमारे कई समाज सुधारक हुए जिन्होंने ऐसी बेड़ियों को तोड़ा और आज हर व्यक्ति समान रूप से देखा जाता है, हर व्यक्ति को समान रूप से अधिकार प्राप्त है, जिसमें अंबेडकर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, वकील बने, इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, दलितों से अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था, मतलब पहले भी जो सरकारी नौकरियाँ होती थी ना, मान लो सरकार के लिए सीवर वगैरह साफ करना था, तो उसमें भी एक ही प्रकार की जाति को लिया जाता था जो नीचे जाति होती थी। तो अंबेडकर जी ने प्रोत्साहन दिया कि भैया इसके अलावा भी अन्य काम कर सकते हो, आप उस चीज़ के काबिल हो। अंदर से उन्हें बताया, वह उठ खड़े हुए, अन्य काम उन्होंने करा, जाति व्यवस्था से वह बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, अंबेडकर जी ने उनका नेतृत्व किया। पहले क्या था, मंदिरों में भी इनका प्रवेश वर्जित था। बताओ, भगवान के द्वार पर भी यदि किसी व्यक्ति को रोक दिया जाए हिंदू होके, तो कितनी बेशर्मी की बात थी उस समय। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबका समान निगाह से देखो। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बुद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों की जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। बहुत महान विचार थे इनके, इसलिए उन्हें महानायक बोला जाता है। ये हमने पढ़ ही लिया है। कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल होगा अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने दिया जाए। ये कितना अपमानजनक होगा। दूसरा ये होगा कि लोग अगर अपने छूने से मना कर देते हैं। अब आप भाई, मैंने बताया ना कि अगर आपको कोई बोले कि यार भाई तू तो छूने लायक भी नहीं है, आपका कोई हाथ का पानी ना पिए, आपको कोई पानी ना दे, अगर आप प्यासे मर रहे हो, कितना बुरा लगेगा। ये सब चीज़ें सह चुके हैं कौन? दलित समाज के लोग। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन में आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता का व्यवहार के लिए भी संघर्ष शामिल। देखो, जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था ना, संघर्ष कर रहा था, तो हमारा देश कई प्रकार के अन्य संघर्ष भी कर रहा था, क्योंकि उस समय अधिकांश रूप से जो अंग्रेज़ थे, कई लोगों को पढ़ाई का अधिकार दिया। जब उन्हें पढ़ाई का अधिकार दिया तो उनकी जो बुद्धि थी वह खुली। जब बुद्धि खुली तो कई समाज सुधारक पैदा हुए, जिसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने अन्य संघर्ष भी जारी किए और वह संघर्ष जारी करते करते अधिकार बन गए। और वही आज लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। ब्रिटिश शासन आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया था, शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों, किसानों ने अपने जीवन और गैर बराबरी का अनुभव किया था, उनके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहली भी बात हुई, बहुत सारे दलित ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी। पहले क्या होता था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बताओ, सिर्फ वह लड़की है, महिला है, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ रूल था। अब बताओ, ये कितनी गलत बात है कि एक जेंडर को पढ़ने दिया जा रहा है, दूसरे जेंडर को नहीं पढ़ने दिया जा रहा। कितना बुरा लगेगा उसको। सब रूढ़िवादी धारणाएं थी जो टूट पाई किससे? पढ़ाई लिखाई से। शिक्षा का अधिकार, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। किसानों और दलितों ने अपने जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज के दरों छुटकारा पाने के लिए, पहले क्या होता था, लोग जो थे कर्ज के दबे रहते थे। किसके अंदर? जमींदारों के अंदर। ये जमींदार क्या करते थे, जो गरीब किसान होते थे, जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी, उन ज़मीनों को
पर फसल उगाने के लिए जो गरीब लोग होते थे वो अमीरों के पास जाते थे, ज़मींदारों के पास जाते थे, पैसे उधारी पे लेके फसल उगाते थे। जब वो पैसा टाइम पर नहीं दे पाते थे, क्यों नहीं दे पाते थे? क्योंकि भाई फसल का क्या होता है, मौसम ख़राब हो गया तो फसल तबाह हो गई। अब वो जो पैसे कर्जे पर लिए थे फसल उगाने के लिए, वो पैसा भी चुकाना है, प्लस ये जो जितना नुकसान है उसकी भरपाई भी करनी है। और जो ज़मींदार होते थे वो जो पैसा दे होता था उस पर ब्याज कर देते थे, ब्याज लगा देते थे। तो भैया ब्याज देना है, जो पैसा लिया है वो देना है, जो हमने फसल उगाने की कोशिश करी उसकी जो भरपाई हो गई, जो नुकसान हुआ था उस पर, तो ये इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता था गरीबों पे, गरीब किसानों पर। उसके लिए भी, उस कर्ज की मुक्ति के लिए भी, ब्याज की दर की मुक्ति के लिए भी लोगों ने संघर्ष जारी करी। ठीक है। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना, तो नेताओं ने समाज के व्याप्त के लिए असमानताओं पर विचार किया। भाई हमारे जो नेता थे ना उस समय के, इतने विद्वान थे, हर एस्पेक्ट को देखा कि समाज में क्या क्या असमानताएं हैं, किन असमानताओं पर हमें काम करने की आवश्यकता है, तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है। उन पर कानून बनाए, उनको इम्प्लीमेंट करा, और आज जो हम समाज देखते हैं वो हमारे 70 साल पहले नेताओं की विचारों का कमाल है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में लिखने वाले लोग इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। लोग भैया देखो, हमारा जो देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्हें पता था कि हमारा देश में कितनी तरह की रूढ़िवादी धारणाएं हैं, कितना असमानता है ना। तो उस चीज़ को देखते हुए कानून बनाए गए, संविधान में बनाए गए, लिखे गए, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट मेजर रोल था भीमराव अम्बेडकर जी का। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए नेताओं के संविधान में ऐसी दृष्टि लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोग बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। पता है ना, बहुत इक्वालिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय जिनके तो यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है कि दलित समुदाय के अलावा अन्य भी जो कौन लोग होते थे जिनके साथ भेदभाव है, वही आर्थिक रूप से जो गरीब थे, महिलाओं के साथ। तो यही एक क्वेश्चन है, इसका आंसर यही होगा, यही है जो हम सभी। इसे मिटाता हूँ यार, क्या बुक सा मैंने किसान के लिए समझाने के लिए करा था आपको। ठीक है। जो हम सभी एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होते हैं। अस्पृश्यता आने यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखते हैं और इसी कानून रूप में ख़त्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम करने बिल्कुल आज़ाद हो गए। नौकरियां सभी लोगों को खुली हो गई। इससे संविधान का विशेष जिम्मेदारी डाली। हालांकि हमारे संविधान में डाली थी कि वह गरीब और मुख्य धारा के लोग पढ़ गए समुदाय के समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ठीक है। मतलब देखो, उस समय के जो दबी हुई समाज थे ना, उनके लिए अलग नेता बनाए गए, उनके लिए अलग हर तरह के कानून बनाए गए, उसके बारे में बताया गया, विशेष कदम उठाए गए। ठीक है। सख्त से सख्त कानून बनाए गए कि कोई भी जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, और जो करता है उसको तोड़ दिया जाए डंडों से, लाठियों से, जिससे कि वो सुधर सके। संविधान में लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना है, मतलब ये जो हमारा डाइवर्सिटी है ना, इसकी इज्जत करनी है, क्योंकि ये हर देश में नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि भारत का जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा रिच है। क्यों रिच है? क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रभाव नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार की संस्कृति का प्रभाव है, जो कि पूरी दुनिया में यहीं देखने को मिलता है और कहीं नहीं देखने को मिलता। इसलिए हमारे जो निर्माता करते थे, जो देश को आज़ाद कराने वाले नेता थे, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि विविधता, जो डाइवर्सिटी है, उसकी इज्जत करना सीखो, उसे मूल्यवान बनाया। समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोग अपने धर्म को पालन करना, अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान देखो, जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने धर्म के आधारित पर देश को बंटवारा कर दिया।
आज क्या हो रहा है पाकिस्तान का, भैया जो काबिलियत वाले लोग हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं, उन्हें ऊपर नहीं उठना जा रहा, तभी उनका वो हाल है। भिखमंगे बन चुके हैं, वो गरीब बन चुके हैं, बिल्कुल बन चुके हैं, नहीं बन चुके हैं। पाकिस्तान का जो आज हाल है, जब उनके जो लीडर का विज़न था वही सही नहीं था, तो भैया वो एक देश कैसे बन सकता है, एक राष्ट्र अच्छा कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्योंकि विजनरी लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। जब विजनरी लीडर ही सारे इंडिया के थे, यहाँ के थे, वहाँ के भी थे कुछ, लेकिन उनके विज़न जो थे वो पूरे ओवरऑल भारत के लिए था। अब एकदम से बंटवारा हो गया, कहाँ से बनाएंगे, नहीं बन पाया वो विज़न वाला। इस्लाम के ऊपर वो देश बना, जहाँ पर सिर्फ इस्लाम के लोगों को विशेष रूप से मान्यता दी गई पाकिस्तान में। ऐसा भारत में नहीं है। भारत में इस्लाम का लोग हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरह के लोगों को डॉक्टर बनने का अधिकार है, इंजीनियर बनने का अधिकार है, पुलिस बनने का, जज बनने का, हर तरह के धर्मों के लोगों को कोई नीची जाति का उसको अधिकार है। इसलिए हमारा देश महान है, भारत देश महान है, यही वो बात करी गई है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है यानी कोई ऐसा देश जिसका कोई भी आधिकारिक रूप से धर्म ना हो, वह सभी धर्म की एक समान रूप से इज्जत करे, और अधिकारियों के लिए मान लीजिए कोई देश, भारत जो देश है, स्पेशल किसी एक धर्म के लिए वह इज्जत ज़्यादा ना दे, सभी को एक समान इज्जत दे, है ना। इसे ही धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। मतलब सिंपल भाषा में धर्मनिरपेक्ष वह मतलब जिस देश का कोई अपना खुद का ऑफिशियल धर्म ना हो, उसे धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। ऐसे देश में सभी धर्मों को समान रूप से इज्जत दिया जाता है, ठीक है। जहाँ लोग भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, पता है ना, वही चीज़। हालांकि हमारे संविधान में विचारों पर जोर दिया गया है। यह पार्ट इसी बात पर उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना होगा। भैया देखो, हमारे विजनरी लीडर जो थे 100 साल पहले, 70 साल पहले जो पैदा हुए, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो काम कर दिया बस हम उसी पे टिके रहें। आज जो समाज में द्वेष फैल रहा है, गंद फैल रहा है, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। असमानता फैल रही है, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, है ना। तो वही बात बोली है कि निरंतर संघर्ष होना जरूरी है किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए। भारतीयों के लिए समानता एक मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा है, बने सच्चाई बने, इसके लिए लोग संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही ज़रूरी हैं। ये हमारे प्रिय भारत का प्रेम्बल है, उद्देशिका, जहाँ पर हमारे जो लीडर्स थे, नेताएं जो थे, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो नेता थे, उनकी विचारधारा को प्रकट करता है हमारे देश का प्रेम्बल, प्रस्तावना। ये 26 नवंबर 1949 को बना, इम्प्लीमेंट हुआ, है ना। संविधान जो था हमारा इसी दिन को इम्प्लीमेंट हुआ था। लिखा है ना संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा, समान अवसर प्राप्त होते हैं। यही नहीं, और भी अन्य चीज़ें की गई है। इसको प्रत्येक भारतीय को पढ़ना चाहिए, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको पढ़ना चाहिए, जिससे कि समाज में द्वेष ना फैले। जो हम टीवियों में देखते हैं, उससे हम लोगों के खिलाफ मन में गलत रूढ़िवादी धारणाएं ना बनाएं। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, सवाल मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आ गया हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है, आंखें पूरी मेरी सूझ जाती हैं जब भी मैं कंप्यूटर पे बैठता हूँ। यदि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को शेयर करेंगे, इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो, ठीक है। मिलते हैं अगली चैप्टर पर, 3rd चैप्टर पर, ठीक है। बाय, नमस्कार सभी को।